हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने एक वीडियो डाला था जिस वीडियो में अपनों ने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर के। आज थोड़े बहुत क्वेश्चन और है मेरे पास जो मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं, तो फिर अपना जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। जैसे पहले अपने ने डिस्क्रिप्शन किया फर्स्ट चैप्टर का, उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर भी कर लिए। ओके, तो मेरे पास जैसे आपको अगर न्यूमेरिकल्स, रही बात न्यूमेरिकल्स की होती है, तो न्यूमेरिकल्स आप जो एग्जाम्पल है बुक में वो एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा निकालो न्यूमेरिकल्स को, है ना। वो एग्जाम्पल एक बार निकालो, दो बार निकालो, इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, है ना बच्चों। तो इसलिए आप न्यूमेरिकल्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते जाना, और फिर भी अगर न्यूमेरिकल समझ में नहीं आए तो आप मेरे को पूछना। अब जैसे मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रखता हूं जो कि है आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स। आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स। अब एक्स एलिमेंट कौन सा है मैं आपको बताऊंगा। इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन, आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके बच्चों, नीचे एक न्यूक्लियर रिएक्शन दी हुई होगी क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स। हमें एक्स एलिमेंट को पहचानना है इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन, जो कि नाभिकीय अभिक्रिया में दी गई है। इन द न्यूक्लियर रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। न्यूक्लियर रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखना बच्चों, सबसे पहले जो नीचे मैं रिएक्शन दूंगा और उसमें अपन एक्स एलिमेंट को पहचानेंगे, उससे पहले अपने सामने एक चीज आ गई है। क्या आ गया है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है बच्चों। इसका मतलब क्या होता है कि द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज रिमेन कांस्टेंट आफ्टर एंड बिफोर रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद में आवेश जो होता है वो सदैव क्या रहता है बच्चों? संरक्षित रहता है, वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज एंड आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ द चार्ज, ऑल चार्ज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जो आवेश होता है वो हमेशा और हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है बच्चों। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज था। अब हमारे पास एक रिएक्शन आती है 8N15 1H1, 8N15 प्लस 1H1 is equal to x plus 2He4, x plus 2He4। अब हमें इस x को आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यहां पे एक रिएक्शन हो रही है जिसमें ये दोनों जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल है जो भाग ले रहे हैं, और ये दो बना रहे हैं। ओके, तो हमें क्या होगा? हमें क्या पता चला है यहां से कि इसमें जितना चार्ज है, यहां जितना चार्ज है वो किसके बराबर होगा? इसके जितने चार्ज के बराबर होगा। ओके बच्चों, अब यहां चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चार्ज का मतलब क्या है? यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ओवरऑल चार्ज का मतलब क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब देखना यहां पे कितने हैं, इसमें कितने हो गए? 7E प्लस एक आवेश हाइड्रोजन के ऊपर होता है, तो 7E बराबर कितना E हो गया? 8E हो गया बच्चों। ओके, यहां पे कितना है? 2, तो 8E बराबर ये x का x मान लेते हैं प्लस 2E। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया? 6E आ गया बच्चों। अब 6E किसका होता है बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन किसमें पाए जाते हैं बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन हमें पता है किसमें पाए जाते हैं? कार्बन में पाए जाते हैं। इसका मतलब x हमें किसको इंडिकेट कर रहा है? कार्बन को इंडिकेट कर रहा है बच्चों। तो हम किस प्रकार से निकाला? हमने क्या देखा कि रिएक्शन से पहले टोटल चार्ज इज इक्वल टू रिएक्शन के बाद का टोटल चार्ज। ठीक है, द टोटल चार्ज बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल चार्ज आफ्टर द रिएक्शन। इट मींस हमें सबसे पहले रिएक्शन के पहले कितना चार्ज है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर रिएक्शन के बाद कितना चार्ज है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। दोनों को बराबर रख देंगे तो जो एलिमेंट अननोन है वो एलिमेंट हमें फाइंड आउट हो जाएगा। अब मैं एक रिएक्शन आपके सामने रखता हूं जिसको आप कमेंट बॉक्स में डालना कि ये क्या है। ओके, 1H1 प्लस 4, ओके, 1H1 प्लस 4Be9, 1H1 प्लस 4Be9 इज इक्वल्स टू x प्लस 0N1। अब इस x को फाइंड आउट करके आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि इस x का नाम क्या होगा। ओके बच्चों, x का नाम आपको कहां डालना है? कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैं मिटाता हूं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कोई अपने पास ज्यादा क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में बनते नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ज्यादा कोई क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में बनते नहीं है। क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में बहुत इजी और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगला जो क्वेश्चन है वो है राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बताओ। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आप क्या बताओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक प्रकार का क्षेत्र है अराउंड द एनी चार्ज या एनी सिस्टम ऑफ द चार्ज। किसी भी आवेश या किसी भी आवेश के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र है इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव फोर्स, जिसके अंदर कोई भी अन्य आवेश जो होगा वो या तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। दोबारा बता देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एरिया अराउंड द चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान अनुभव करता है। ओके बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होगा? यदि E बराबर हम लेते हैं F बटा Q नोट। ओके, E बराबर क्या लेते हैं? F बटा Q नोट। यहां पे लगा लेते हैं लिमिट Q नोट। यहां पे बच्चों अच्छी तरीके से बता देता हूं, यहां लगाते हैं लिमिट Q नोट टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नोट। यहां Q नोट टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है कि जो हम अनदर चार्ज को ला रहे हैं वो अनदर चार्ज जो है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, उसके द्वारा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया नहीं जा रहा है, वो इफेक्टिव लेस है, वो इफेक्ट लेस है, अर्थात वो जो पहले से आवेश पड़ा है उसको कुछ भी तरीके से इफेक्ट नहीं कर रहा है। बच्चों ये ध्यान जरूर रखना होगा। ओके, अब अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा। इस न्यूमेरिकल को करके अपन इस बेस पे न्यूमेरिकल देखते हैं फिर, और है ना, और बुक में देखना अपने न्यूमेरिकल। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकूलम। 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकूलम। 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकूलम, ओके, आर केप्ट एट 2 वर्टिसेस ऑफ एन, are kept at 2 vertices of an equilateral triangle, of an equilateral triangle, okay, of an equilateral triangle having side 10 centimeter, of an equilateral triangle having side 10 centimeter। ओके बच्चों, नेक्स्ट है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, एट थर्ड वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। अब देखना बच्चों, ये इस क्वेश्चन से आप क्या समझ रहे हो? इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस। सबसे पहले तो क्या बात आई? 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस, इसका मतलब दोनों जो बिंदु आवेश है उनका मान क्या है? समान। और समान होके कितना है? 10 माइक्रोकूलम। आर केप्ट एट 2 वर्टिसेस, जो कि रखे गए हैं 2 शीर्ष के ऊपर रखे हुए हैं। किसके हैं दोनों शीर्ष? इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक एंगल, समबाहु त्रिभुज का इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। बच्चों इस बात को ध्यान रखना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस बात से ही पता चल गया कि अपना जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। ओके, बिकॉज इट इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये जो है वो एक समबाहु त्रिभुज है। ओके, तो और कितनी भुजा का है? 10 सेंटीमीटर भुजा का है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
एट थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल त्रिभुज का जो तीसरा किनारा है या त्रिभुज का जो तीसरा शीर्ष है उसके ऊपर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को निकालना है बच्चों। ओके, इसका डायग्राम कैसे बनता है, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे कि इसका डायग्राम ये बनता है, ये 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे भी 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, ये भी कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है, ये भी कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है, ये भी कितने सेंटीमीटर का है बच्चों, 10 सेंटीमीटर का है। ओके, अब हमें यहाँ पे तो दो चार्ज रखे हुए हैं, सेम पॉइंट चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड के, बट हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। देखना बच्चों, इसके भी एंगल कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री, इसका भी एंगल कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री, इसका भी एंगल कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री, बिकॉज द all three angles of equilateral triangle are equal to the 60 degree। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, 60 डिग्री का कोण होना है, पक्की बात है। आई बात समझ में। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, KQ/R²। कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे दो के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी बच्चों, इसके कारण भी इसके ऊपर होगी, इसके कारण भी इसके ऊपर होगी। R दोनों की सेम है, Q दोनों का सेम है, K का मान सेम रहना है, बट जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, E1² प्लस E2² प्लस 2E1E2 cos थीटा। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ये तो सेम रहेगा सबके लिए, तो E1² आ जाएगा प्लस E2² आ जाएगा प्लस 2E1E2, थीटा बराबर कितना डिग्री होगा बच्चों, 60 डिग्री। ठीक है, तो आ जाएगा cos 60 डिग्री। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, तो देन E1² प्लस E2² प्लस 2E1E2 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब हमें पता है कि E1 बराबर E2 होगा, बिकॉज E1 में किस चीजों की जरूरत होती है, K इज कांस्टेंट, 9 × 10 टू द पावर 9 × 10 टू द पावर 9, Q चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, R इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज की इस पॉइंट से दूरी, तो यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर, तो दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ पे दोनों बराबर होंगे तब कितने हो जाएंगे, ये तो हो जाएगा 2E², ये 3E, और ये देखना बच्चों 2 से 2 तो कैंसिल आउट, सॉरी, तो ये E1² और E1², 3E1² हो जाएंगे। तो मैं इसको इधर की तरफ कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ये हो जाएगा E1² प्लस E1² प्लस E1², E बराबर, तो E बराबर आ गया बच्चों 3E1 का स्क्वायर। अब E1 को बाहर निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, √3 गुणा E1। E1 का मान कितना है बच्चों, KQ/R²। अब मान आप रख सकते हो √3 गुणा 9 × 10 टू द पावर 9 इंटू चार्ज का मान 10 गुणा माइक्रोकूलम में 10 की पावर -6, R 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का गुणा 10 और गुणा 10 की पावर -4। इसको आप सोल्व कर लोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एट थर्ड वर्टेक्स। ओके, ये अपना क्वेश्चन होता है, ये एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है जो कि न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पुट हो सकता है। ध्यान देना बच्चों, दोबारा इसने क्या कहा है कि 2 इक्वल चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकूलम, दो समान चार्ज हैं 10 माइक्रोकूलम के, जो कि आर केप्ड एट 2 वर्टेक्स, जो कि दोनों वर्टेक्स पर रखे हुए हैं एट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक समबाहु त्रिभुज के, हैविंग साइड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की भुजा है जिस इक्विलेटरल ट्राइंगल की। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। हमें इन दोनों के कारण जो ये तीसरा शीर्ष है त्रिभुज का, उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करना है बच्चों। तो फॉर्मूला लगेगा ये, इस फॉर्मूले में आप क्रम से मान रखते जाना, तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको सोल्व करते ही आपके आंसर आ जाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से ये सोल्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सारी जगह 10 ही 10 है, एकदम अच्छी तरीके से सोल्व होगा। अब अपन एक टाइप का न्यूमेरिकल और करते हैं बच्चों, जो कि न्यूमेरिकल एक अच्छा न्यूमेरिकल है और जिसपे बहुत बार क्वेश्चन भी पुट हुआ है। देखना, 2 चार्जेस ऑफ सेम पोलैरिटी एंड मैग्नीट्यूड Q, 2 चार्जेस। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, एक और न्यूमेरिकल करते हैं आपके सामने। टू चार्जेस ऑफ सेम पोलैरिटी एंड मैग्नीट्यूड Q।
of same polarity and magnitude q are situated at a distance d, are situated at a distance d. Okay, distance d. If another charge q is placed on the midpoint of the, if another charge q is placed on the midpoint of the joining both charges, so what value of the q joining these charges, then for what value of the q, then for what value of the q, जो बड़ा हमने चार्ज रखा है उसकी कितनी वैल्यू होगी, जो बड़ा हमने चार्ज रखा है उसकी कितनी वैल्यू होगी, तो व्हाट वैल्यू ऑफ द चार्ज q इज shall be the system remain in equilibrium, shall be the system remain in इक्विलिब्रियम। ओके बच्चों, ये क्या कह रहा है कि आपको ये बताना है, देखना बच्चों ध्यान से सुनना है इसको, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पुट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर। टू चार्जेस ऑफ सेम पोलैरिटी, दो आवेश हैं जो कि समान ध्रुवता के, समान पोलैरिटी सेम पोलैरिटी के, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, मैग्नीट्यूड कितना है q, आर सिचुएटेड जो कि रखे हुए हैं एट ए डिस्टेंस d डिस्टेंस के ऊपर। इफ अनदर चार्ज, एक कोई अन्य आवेश लाया गया है कैपिटल Q, जिसको रखा गया है मिड पॉइंट के ऊपर, उस लाइन के मिड पॉइंट के ऊपर रखा गया है, तो उस आवेश का कितना मान होगा जिससे कि पूरा सिस्टम किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, साम्य अवस्था में रहे। बच्चों देखना, इसका सबसे पहले अपन बनाते हैं डायग्राम क्या बनेगा, ये d डिस्टेंस होगी। ओके बच्चों, ये Q चार्ज हो गया और ये Q चार्ज हो गया, मिड पॉइंट, ये रहा मिड पॉइंट, यहां पे किसको रख दिया Q, ये d/2, ये d/2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना बच्चों, अब ये जो सिस्टम बना है, एक 3 चार्जेस का सिस्टम बन गया, 3 चार्जेस का सिस्टम बन गया, 3 आवेशों का एक निकाय बन गया। अब ये निकाय संतुलित कब होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब आएगा, जब आएगा ना, जब इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल और इसके साथ या इसके साथ या इसके बीच में लगने वाले आकर्षण बल का योग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे को, अपन क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में लगने वाला, अब इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा बच्चों, इन दोनों के बीच में माना कि F1 फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगता है F1, K Q1 Q2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों, तो क्या हो जाएगा KQ² बट्टा R का मान कितना है D²। ये फोर्स किन किन के बीच में लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है इस Q के बीच में और इस Q के बीच में, दोनों के बीच में लग रहा है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, अगर पोलैरिटी सेम है इसका मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, रिपल्स कर रहे हैं। अब हमारे सामने क्या रखा है क्वेश्चन में कि एक अनदर चार्ज Q रखा जाता है मिड पॉइंट के ऊपर। अब देखना, इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी थर्ड चार्ज रखा हुआ है, तो दोनों के बीच में, चाहे इसके कारण इसके दोनों के बीच में बल को निकाल लें, चाहे इसके और इसके बीच में बल निकाल लें, दोनों की वैल्यू क्या आनी है, बराबर आनी है बच्चों। तो F2 को हम निकालेंगे, कितना आएगा Q बट्टा d/2 का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनना इस चीज को, अगर मैं इसके और इसके बीच में निकालूं या इसके और इसके बीच में निकालूं, दोनों की वैल्यू तो एक समान आनी है, दोनों की वैल्यू में कोई अंतर आना नहीं है। क्यों नहीं आना है, क्योंकि जो पहले वाले दोनों चार्ज हैं उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है बच्चों, ठीक है। अब जो थर्ड चार्ज रखा हुआ है वो तो कैपिटल Q रखा हुआ है और दोनों से डिस्टेंस भी क्या है, d/2 पर रखा हुआ है। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट पर रखा है हमने उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब F2 की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। F1 का मान, F1 क्या है
है बच्चों, F1 है, तो दोनों पहले चार्ज रखे गए थे, दोनों Q और Q के बीच में लगने वाला फोर्स। जबकि F2 क्या है बच्चों, F2 है इस Q और इस Q के मध्य मान लो, चाहे इस Q और इस Q के मध्य का मान लो। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में सिस्टम कब होगा बच्चों, सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होगा, जब F1 प्लस F2 बराबर 0। तो करो 0 F1 प्लस F2, के क्यू स्क्वायर बटा डी का होल स्क्वायर प्लस के क्यू डी बटा डी बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखना बच्चों, इसको इधर ले जाते हैं, तो आ गया के क्यू का स्क्वायर बटा डी स्क्वायर बराबर माइनस के क्यू बटा डी स्क्वायर, और 4 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे 2 दूनी 4 होगा, 4 5 चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट, के से के कैंसिल आउट, क्यू से एक क्यू कैंसिल आउट। कि वैल्यू किसकी चाहिए, इस क्यू की, इस क्यू की वैल्यू चाहिए, तो माइनस क्यू बाई 4। देखना बच्चों, ये इस क्यू की वैल्यू कितनी आई है, माइनस क्यू बाई 4। इसका मतलब अगर हमें इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है, तो जो हम ये थर्ड चार्ज ला रहे हैं, वो जो ये पहले वाले दोनों चार्ज हैं, उसमें से किसी भी एक चार्ज का 1/4 भाग होना चाहिए। जैसे अगर मान लिया कि इस चार्ज का मान कितना है, 8 कूलाम है, दोनों का 8 कूलाम है, तो इसका मान कितना होना पड़ेगा, 8 कूलाम बट्टा 4 दूनी 8, तो 2 कूलाम मान होना पड़ेगा बच्चों। ओके, अब देखना बात आती है पोलैरिटी के ऊपर। यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज यहाँ पे होना चाहिए। अर्थात यदि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये नेगेटिव होना चाहिए, और ये दोनों नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। इस प्रकार के न्यूमेरिकल बहुत से आते हैं, इनमें संख्या चेंज कर दी जाती है, बाकी रूप एक जैसा रहता है, फॉर्म एक जैसी रहती है। तो हमने कुछ 2 एक न्यूमेरिकल यहाँ सोल्व किए हैं बच्चों, इन न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देखना, और जितने भी एग्जाम्पल हैं बुक में, बहुत सारे एग्जाम्पल है, उनको वीडियो भी कराने में बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। आपको मैं बता रहा हूं, जो भी एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आए, वो एग्जाम्पल आप मेरे को फोन करके या मैसेज करके पूछो बच्चों ज्यादा से ज्यादा। और मैंने आपको आज एक टास्क दिया है जिसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जरूर उस x की वैल्यू फाइंड आउट करके या x को फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब हम अपने जो कुछ एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो चलेंगे सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ, जो नेक्स्ट वीडियो में अपन चलेंगे। अब उसके बाद अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जितने दिन अपना लॉकडाउन है उतने दिन अपन वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, बिकॉज यू हैव सो मच टाइम, क्योंकि आप सभी घर पे हो, आप सभी के पास बहुत सारा टाइम है, और जब भी कुछ चीज समझ में नहीं आए तो जरूर से जरूर पूछो। थैंक यू।